नमस्कार। आज हम लोग सुगम इतिहास में पहला चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है कब, कहाँ, अब, कैसे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको हम क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला को ले चलते हैं आपके लिए। कहाँ, कब और कैसे का प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे, जो कि सुगम के लिए लिया गया है। सुगम क्या लिया गया था? सुगम से लिया गया। पहला प्रश्न है, तिथि के द्वारा किन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो याद रखिए, तिथि के द्वारा कब, कहाँ और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कब, आखिर ये दुनिया कब स्टार्ट हुई, कहाँ, किस तरह से लोग रहते थे और उनकी जो क्रियाकलाप थी किस प्रकार से थी। यही तो चैप्टर कहना भी चाह रहा है। दूसरा प्रश्न है, कोई दो घटनाओं के उदाहरण दीजिए जिनकी तिथि निश्चित करना कठिन होता है। तो सबसे पहले है कृषि का विकास और औद्योगिक विकास। यह तिथि निश्चित कर पाना बहुत ही कठिन है कि पहले के लोग कृषि कार्य कब प्रारंभ किए और औद्योगिक विकास किस तरह से उनका हुआ। तीसरा प्रश्न है, इतिहास के कालों को बताएं। तो इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। चौथा प्रश्न है, 15वीं सदी में कौन से आंदोलन हुए थे? तो 15वीं सदी में पुनः जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। पुनः जागरण मतलब फिर से जागना। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, पूंजीपतियों का उद्देश्य क्या होता है? तो पूंजीपतियों का उद्देश्य उत्पादन में बढ़ोतरी और उत्पादित वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात करना और पैसा कमाना उद्देश्य होता है। छठा प्रश्न है, किन कारणों से उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो मशीनी युग के कारण उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सातवां प्रश्न है, जेम्स मिल ने किस आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया था? तो जेम्स मिल जो थे वो क्या थे? तो वे बाहर के क्या थे? इतिहासकार थे उस समय के। ठीक है। उन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। जेम्स मिल ने इतिहास के 3 कालों को क्या विशेषता बताई थी? जेम्स मिल ने बताया कि प्राचीन काल में हिंदू तथा मध्य काल में मुस्लिम शासन करते थे। इन कालों में भारत में अत्याचारी, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक झगड़े आदि होते थे। इस काल की विशेषता भी था भारत में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद की एकता, स्वतंत्रता जैसे विशेषताएं ब्रिटिशों की देन है। मान जेम्स मिल का मानना था, कहना था, सोचना था कि भारत के लोग क्या हैं? अत्याचारी हैं, असामाजिक हैं, झगड़ा करते हैं और ब्रिटिश लोग आए तो उन्हें सभ्य बनाए। यही प्रश्न कहना भी चाह रहा है। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति की विशेषता क्या थी? तो अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति की अनेक विशेषता थी। भारत के आर्थिक शोषण करना। जब 1600 के आसपास यहाँ पर अंग्रेज आया तो यहाँ पर क्या किया? भारतीयों का शोषण किया। भारतीय घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया, जो कि छोटे छोटे उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया। भारत के से धन का निष्कासन किया, मतलब यहाँ से जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो पैसा, वहाँ जो कीमती कीमती धातु थे उन लोग वो सब चीज़ों को वो क्या किया? यहाँ से ब्रिटेन भेज दिया। आगे प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं? तो सरकारी दस्तावेज को संग्रहालय या अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। आप भी देखते हुइएगा, आपके भी विद्यालय में एक रिकॉर्ड रूम होगा, या आप कहीं कहीं संग्रहालय सुनते हुइएगा, पुस्तकालय सुनते हुइएगा वहीं पर। लेकिन सरकारी चीज़ है तो सरकारी के लिए जैसे आप जाइएगा ब्लॉक में तो वहाँ पर भी सरकारी विभाग होता है, अभिलेखागार, वहाँ पर फाइलें सब सुरक्षित रखी जाती हैं। 11वां प्रश्न है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा क्या तैयार किया जा सकता था? तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत का नक्शा तैयार किया गया और देखा गया कि कितना भूभाग, यहाँ की खेती, यहाँ की परंपरा, यहाँ की रीति, यहाँ के रिवाज को उन्होंने क्या किया? लिखित रूप से रखा। 12वां प्रश्न है,
आधुनिक काल के नेताओं ने अपने विचारों को लोगों को किस प्रकार पहुंचाया? तो आधुनिक काल के नेताओं ने अपने विचारों को लेखन के माध्यम से, जो उस समय लेख प्रकाशित होता था, जो 1857 में आपने क्रांति के बारे में ही पढ़ा होगा, आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा होगा, जनतंत्र के जन्म के बारे में पढ़ा होगा। छपाई की सुविधा के बाद अखबारों द्वारा अनेक विचारों को लोगों तक पहुंचाया गया। आज भी हमारे यहाँ अखबार जो है सूचनाओं का ही केंद्र है। अब तो सोशल मीडिया का भी ज़माना आ गया है। 13वां प्रश्न है, दो स्रोतों के नाम लिखिए जिससे आम आदमी की जानकारी मिलती है। तो पहला है उपन्यास, कविता की रचना। आप उपन्यास जब पढ़िएगा तो उसमें खो जाइएगा, ठीक है। उपन्यास एक टॉपिक पर केंद्रित होता है और कविताएं अनेक माध्यमों के लिए, अनेक जगहों पर अनेक रसों का स्वाद देती है। साथ साथ सिनेमा और गायकी, लोकगीत, आजकल हमारे यहाँ लोकगीत की भी प्रथा चल गई है। आज शादी ब्याह में लोग गीत गाया जाता है, बधैया में गाया जाता है। आरंभ में इतिहासकार तिथियों का विशेष उल्लेख क्यों करते थे? कुछ घटनाएं मनुष्यों के जीवन को अधिक प्रभावित करती थी और उनके जीवन के बदलाव लाती थी। जैसे पहले के मानव और आज के मानव में ज़मीन आसमान का अंतर है। इन बदलाव को समझने के लिए आरंभ में इतिहासकार तिथियों के विशेष उल्लेख करते थे और आज भी आप देखते हुइएगा तिथियों का बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है। क्यों? आपका जन्मदिन आपको कैसे याद रहता है? आपका कोई मर जाता है तो उसको कैसे हम लोग याद रखते हैं? तो ये तिथियों का महत्व आज से नहीं, हमारे आधुनिक काल से लेकर प्राचीन काल तक ये व्याप्त है। दूसरा प्रश्न है, इतिहास के 3 कालों को विशेषता बताएं। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सबसे पहले समझते हैं प्राचीन। कृषक, पशुपालक, संग्रहालक, व्यापार के रूप में मनुष्यों का विकास, राज्य नगर में विकास हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म सभ्यताओं का विकास हुआ आदि की विशेषता। प्राचीन काल में क्या करते थे लोग? आखेट संग्राहक थे और वो लोग पशुओं को मारकर क्या करते थे? खाते थे। धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, उन्होंने पशुपालन सीखा और उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं थी, उस समय एक नया धर्म आया था, बौद्ध धर्म, मौर्य धर्म, हिंदू धर्म, उसको भी विकसित करने का काम किया। दूसरा है मध्यकाल। तुर्क, अफगानों, मुगलों का आगमन, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। हिंदू धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला आदि का इस्लाम पर भी प्रभाव पड़ा। सिख, ईसा आदि धर्मों का विकास इस काल में विशेष रूप से देखा जाता है। इसीलिए जेम्स मिल ने इसे 3 कालखंडों में भी बांटा था। और आधुनिक, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा आगमन, संचार, राष्ट्रीय सरकार का विकास, भारत की आज़ादी, संविधान निर्माण की आदि विशेषताओं के लिए किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसने क्या किया? यहाँ पर संविधान लाया, तकनीकी शिक्षा की, आवागमन की व्यवस्था की और राष्ट्रीयता का भी विकास लाया। तीसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित किया जाता है? तो सरकारी दस्तावेज को केंद्रीय या प्रांतीय प्रशासनिक केंद्रों में एक रिकॉर्ड रूम में रखा जाता है, जिसके अतिरिक्त अभिलेखागार या संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। चौथा प्रश्न है, पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ? देखिए, पूंजीवाद और वाणिज्यवाद के सिद्धांत के बढ़ने पर यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ। आपको पता होगा, यहाँ पर एक यात्री आया और यहाँ से जो गर्म मसाला ले गया, उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यही तो पूंजीवाद है। कोई भी सामान को आप बेचिए और उससे जो प्रॉफिट आता है उसी को पूंजीवाद कहते हैं। इनके अनुसार यूरोप के देशों में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उत्पादित वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात को अपना उद्देश्य बना लिया। पांचवा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किन सिद्धांतों को प्रोत्साहित करती है? तो फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्रवाद जैसे सिद्धांतों को क्या करती है? प्रतिपादित करती है। छठा प्रश्न है, उन सिद्धांतों को लिखिए जिससे भारत में जागरूकता आई। तो सबसे पहले समझिए, राजनीतिक एकता की भावना, सामाजिक शैक्षिक सुधार, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, प्रजातंत्र,
स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, समानता के सिद्धांतों के कारण भारत में क्या आया? तो जागरूकता आया। 7वां प्रश्न है, भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने किस प्रकार से किया? वे सस्ते दामों पर यहाँ से क्या करते थे? माल को कीनते थे और इंग्लैंड बेचकर उसी वस्तु का उच्च कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे। इसके द्वारा भारत में घरेलू उद्योगों को नष्ट भी कर दिया। उस समय जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे उस समय सूत काटा जाता था, उसको भी नष्ट कर दिया। भारत से धन का निष्क्रय किया गया और निष्पादन के बाद इस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने किया और यहाँ के मजदूरों को भी, यहाँ के गुलामों को भी ले जाकर बेच दिया गया। 8वां प्रश्न है, आधुनिक काल के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत सरकारी दस्तावेज, जनगणना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, व्यक्तिगत डायरी, पत्र, स्मरण, आत्मकथा, नेताओं के द्वारा जो सुधार, जो विचार थे, उसके द्वारा ही आधुनिक काल के इतिहास को हम जानते हैं। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने जनगणना कार्य क्यों प्रारंभ किया? आज भी हमारे यहाँ 10 साल में एक बार जनगणना होता है। विभिन्न इलाकों द्वारा क्षेत्रों का विस्तार ब्यौरा तैयार करना और प्रत्येक क्षेत्र की संख्या, धर्म, जाति, व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करना अंग्रेजों के आरंभ किया, क्योंकि इससे करने पर वहाँ के विकास के बारे में, वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है इसके बारे में क्या होगा? अंग्रेजों को पता हो जाएगा, तो वो ज़्यादा दिनों तक राज कर पाएंगे। इसीलिए तो अंग्रेज हमारे यहाँ कितने सालों तक राज किए थे? लगभग 200 से अधिक सालों तक। बिहार प्रांत में हुए परिवर्तनों को लिखे तो बिहार, ब्रिटिश काल में बिहार तथा उड़ीसा बंगाल प्रांत का हिस्सा थे। आप याद रखिएगा, बिहार जो था किसका हिस्सा था? तो बंगाल का। लेकिन 1912 में इन दोनों को बंगाल से अलग कर दिया गया और 1936 में उड़ीसा को बिहार से भी अलग कर दिया गया, एक स्वतंत्र प्रांत बना। और 2000 ईस्वी के दक्षिण बिहार को भी अलग कर एक नया नाम दिया गया, जिसे हम झारखंड के नाम से जानते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन में तिथियों का क्या महत्व है? इतिहास के अध्ययन में तिथियों का काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तिथि के द्वारा हम पहले और बाद में घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आज जो घटना घटा 100 साल के बाद क्या होगा? जैसे हम लोग कैसे पता कर लेते हैं कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तथा घटनाओं की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। कुछ घटनाओं में तिथि निश्चित होती है, जैसे किसी राजा ने कब राज्याभिषेक हुआ, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, उनके कानून किस समय पारित किए गए। कुछ तिथियों का कारण कठिन होता है, जैसे कृषि का विकास, औद्योगिक विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आरंभ में इतिहास लेखन केवल राजाओं के इर्द गिर्द ही घूमती थी या केंद्रित मानती थी, तब उनमें सभी घटनाओं की तिथियों पर विशेष बल दिया जाता था। इतिहासकारों ने अभिरुचि मनुष्य के भिन्न क्रियाकलापों में बढ़ी, इस कारण तिथियों की महत्वता भी क्या हो गई? परिवर्तन आ गया और इस चीज़ को दिखाया भी गया है। दूसरा प्रश्न है, किन घटनाओं ने यूरोप में आधुनिकता लाई? तो 15वीं सदी में पुनः जागरण, मतलब फिर से जागना, धर्म सुधार जैसी घटनाओं ने यूरोप को आधुनिक बनाया। मतलब वहाँ की जो क्रांति हुई वो सब जगह पर सामान्य रूप से पड़ती है। एक जगह कोई परिवर्तन होता है, उसका असर पूरे देशों में पड़ता है। सामंतवाद पर आधारित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, अंधविश्वास, असहिष्णुता, रूढ़िवादी धारणा, धार्मिक आडंबर आदि इन घटनाओं का प्रभाव से लोगों ने प्रश्न करना आरंभ किया। मध्यकालीन विचारों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति, तर्क, विचार विमर्श, पर्यवेक्षण के प्रयोग के द्वारा नई व्यवस्था स्थापित की गई और यूरोप में अंधकार और पिछड़ेपन से बाहर निकलकर आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ और आज भी यूरोप क्या है? आगे की ओर उन्नति कर रहा है। जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास
का आधुनिक काल क्यों माना? 19वीं सदी में प्रसिद्ध विचारक जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों में लिखी एक पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में यह दर्शाया है। जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल क्यों माना है? उत्तर लिखेंगे 19वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों में इसे लिखा है। पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यह दर्शाता है कि प्राचीन में हिंदू तथा मध्यकाल में मुस्लिम शासकों यहाँ पर क्या करते थे? शासन करते थे। दोनों कालों में भारत में अत्याचारी शासन, सामाजिक भेदभाव, जातीयता, ऊंच नीच की भावना, धार्मिक झगड़े, अंधविश्वास आदि भारतीय इतिहास की विशेषता थी। मिल के अनुसार अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत में अंधकार युग था। सभ्यता तथा प्रगति के नामो निशान नहीं थी। मिल का मानना था कि भारत में लोकतंत्र, राष्ट्रीयवाद, एकता, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद जैसे विचारों का अभाव था। ये सभी विशेषता ब्रिटिश काल में ही देन है। इसलिए जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल भी माना है। चौथा प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के भौगोलिक बदलावों का विवेचना करना है। आधुनिक काल में केवल भारतीय व्यवस्था, विचार, सिद्धांतों में नहीं बदली, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1947 के बाद पाकिस्तान व बांग्लादेश भारतीय क्षेत्रों में थे, किंतु आज़ादी के बाद बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर पाकिस्तान निर्माण किया गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश के नाम से एक पृथक देश बनाया गया। भारत में भी इन तरह के अनेक परिवर्तन हुए, जिसके नए राज्यों का निर्माण किया गया, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। 2000 में दक्षिण बिहार का राज्य झारखंड नाम से एक अलग प्रांत बनाया गया।